विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर विनी शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे भारत में वर्गीय संरचना। विद्यार्थियों, वर्गीय संरचना जिसके अंतर्गत हम जाति और वर्ग दोनों ही समाज की जो मौजूद कुछ असमानताएं हैं उनकी ओर इशारा करते हैं। फिर भी इनके लक्षण अलग-अलग हैं। जाति के मुख्य लक्षण है श्रेणी क्रम अर्थात ऊंच नीच की भावना और एक ऐसी व्यवस्था जिसमें उच्च जातियां विशेषकर ब्राह्मण और क्षत्रिय आमतौर पर उत्कृष्ट स्थिति में रहे हैं। दूसरा आता है इसमें जाति के लक्षण के अंतर्गत पृथकता अर्थात वैवाहिक संबंध बनाते समय गोत्र और जाति का ध्यान रखना और सजातीय विवाह को पसंद करना। तीसरा आता है इसमें शुद्धता अशुद्धता की अवधारणा अर्थात कुछ पेशों और जातियों को अशुद्ध अथवा अछूत मान लेना। चौथा आता है व्यवसायों का वंशानुगत आधार। फ्रांसीसी समाजशास्त्री लुई ड्यूमा के अनुसार जाति व्यवस्था वास्तव में श्रम विभाजन की प्रणाली रही है अर्थात कई जाति समूह अपनी व्यावसायिक दक्षता के आधार पर कोई विशेष पेशा ग्रहण किए हुए होती हैं। विभिन्न जाति समूहों ने प्राचीन कलाओं शिल्पों तथा व्यवसायों को जीवित रखने में भी बड़ी मदद पहुंचाई है। इसके बाद विद्यार्थियों बात करते हैं वर्ग की अवधारणा। द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लास। वर्ग की अवधारणा मोटे तौर पर संपत्ति और आर्थिक संसाधनों पर स्वामित्व के साथ जुड़ी हुई है। जब हम वर्गीय संरचना का विचार करते हैं तो हमारा ध्यान इस बात की ओर आता है कि किसी समूह विशेष का उत्पादन प्रक्रिया में क्या योगदान रहा है अथवा समाज के लिए इसकी क्या उपयोगिता है। जाति और वर्ग कुछ मामलों में एक दूसरे के पर्याय और समानार्थक बन गए हैं जबकि कुछ अन्य मामलों में एक दूसरे से भिन्न दिखाई देते हैं, जैसे मराठाओं, कंपाओं, रेड्डियों और ऐसे ही अन्य अनेक जातियों को हम उच्च वर्गों की श्रेणी में रखते हैं। ये जातियां तो हैं ही पर साथ ही ऐसे वर्ग भी माने जा सकते हैं जो आधुनिक शिक्षा और अर्थतंत्र पर अपनी मजबूत पकड़ के कारण विशिष्ट वर्ग के अंतर्गत यानी एलिट क्लास के अंतर्गत आते हैं। दूसरी ओर विद्यार्थियों देहातों के अधिकांश दलित भूमिहीन श्रमजीवी वर्ग के अंतर्गत आते हैं। ये देखिए उच्च शिक्षा संस्थानों में आरक्षण नीति का विरोध कर रहे मेडिकल कॉलेजों के छात्र और छात्राएं। संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सरकार को यह शक्ति मिल गई कि उच्च शिक्षा संस्थानों में पिछड़े वर्गों के लिए सीटें आरक्षित की जा सकें। इसका स्वागत भी हुआ और आलोचना भी हुई। आलोचकों का कहना है कि इससे उच्च शिक्षा का स्तर तो गिरेगा ही, ये सामान्य वर्गों के प्रति भी एक भेदभावपूर्ण नीति होगी। परंतु जो लोग जाति पर आधारित आरक्षण के समर्थक हैं उनकी राय में जब तक सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग बने रहेंगे तब तक आरक्षण भी जारी रहेगा। अप्रैल 2008 में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि पिछड़े वर्ग के लिए उच्च शिक्षा संस्थानों में 27% आरक्षण ठीक है, पर इन वर्गों के जो लोग संपन्न हो गए हैं वे आरक्षण के दायरे से बाहर कर दिए जाएं। विभिन्न वर्ग। कार्ल मार्क्स के अनुसार मानव समाज दो वर्गों में बटा हुआ है। आधुनिक पूंजीवादी युग में एक वर्ग पूंजीपतियों या उद्योगपतियों का और दूसरा उन बहुसंख्यक श्रमजीवियों का जो अपने श्रम से कच्चे माल को तैयार माल में परिवर्तित करता है। इन दोनों वर्गों के हितों में टकराव या संघर्ष देखने को मिलता है, परंतु भारत में वर्गों को उस ढंग से परिभाषित किया गया है बच्चों जैसा कि कार्ल मार्क्स का सोचा विचार था। जाति प्रथा के कारण हमारी सामाजिक आर्थिक व्यवस्था बहुत जटिल बन गई है। जैसे एक दलित के नाते किसी व्यक्ति को आज भी गांव के कुएं से पानी लेने के अधिकार से वंचित रखा जाता है, पर एक नागरिक के रूप में उसका वोट उतना ही महत्वपूर्ण है जितना किसी ब्राह्मण या क्षत्रिय का। भारत में मुख्य रूप से निम्नलिखित वर्गों की पहचान की जा सकती है। सबसे पहला आता है औद्योगिक वर्ग। ब्रिटिश सरकार की नीति भारतीय उद्योगों को प्रोत्साहन देने की नहीं थी, पर धीरे धीरे उद्योग पनपते गए। शुरू में इन उद्योगों में अंग्रेजों ने ही पूंजी लगाई और 1956 के औद्योगिक नीति प्रस्ताव से अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक सरकारी क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका मिली, परंतु 1991 के बाद से विभिन्न नियंत्रणों को समाप्त करने का एक व्यापक कार्यक्रम शुरू हो गया और फलस्वरूप कुछ गिने चुने उद्योगों को छोड़कर शेष सभी उद्योग निजी क्षेत्रों के लिए खोलने का फैसला किया। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को भी प्रोत्साहन दिया गया। पूंजीपति वर्ग द्रुत गति से आगे बढ़ा। जिन उद्योगों ने ज्यादा तरक्की की उनमें से उल्लेखनीय है कपड़ा उद्योग, जिनमें सिले सिलाई वस्त्र शामिल हैं, मोटर वाहन उद्योग, उर्वरक फर्टिलाइजर उद्योग, रसायनों और दवाइयों का उत्पादन, दूरसंचार और सूचना टेक्नोलॉजी क्षेत्र से संबंधित उपक्रम तथा इलेक्ट्रॉनिक उद्योग। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के कारण पूंजी निवेश बढ़ा और तेल के अन्वेषण पर 100% तक के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति है।
जमींदार और धनी किसान, इस वर्ग के अंतर्गत वे व्यक्ति शामिल हैं जिनके पास पर्याप्त कृषि योग्य भूमि, पशु, बगान, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर व अन्य आवश्यक कृषि यंत्र हैं। पंजाब के धनी किसान, गुजरात के पट्टीदार, कर्नाटक के लिंगायत, आंध्र प्रदेश के कामारेड्डी किसान, पश्चिम उत्तर प्रदेश के धनी जाट किसान और बिहार के बड़े ठाकुर जमींदार ये इसी वर्ग में शामिल हैं। नौकरशाही और प्रबंधन कार्यों से जुड़े हुए लोग, राज्यों के बढ़ते कार्यक्षेत्र की वजह से नौकरशाही ब्यूरोक्रेसी का विस्तार हुआ और साथ ही व्यावसायिक प्रबंधों को प्रोफेशनल मैनेजर्स, कानूनी सलाहकार, लीगल कंसल्टेंट, वित्तीय लेखाकार जो हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, पत्रकार, जर्नलिस्ट, प्रोफेसर और इंजीनियर और तकनीकी कार्यों से जुड़े टेक्नोक्रेट्स की संख्या में भारी वृद्धि हुई है। व्यापारिक वर्ग के अंतर्गत आते हैं थोक व्यापारी, उत्पादकों से माल खरीदकर फुटकर व्यापारियों तक माल पहुंचाते हैं। फुटकर व्यापारी उपभोक्ताओं को माल बेचते हैं और आजकल व्यापारियों की महत्ता बहुत बढ़ गई है। इन्होंने बड़े चतुर और विक्रय करता सेल्समैन रखे हुए हैं और इसके लिए व्यापक विज्ञापन का सहारा भी लेना शुरू कर दिया है। नया मध्यम वर्ग, यहाँ हम उस नए मध्यम वर्ग पर विचार कर सकते हैं जो निचली और मझली जातियों से ऊपर आए हैं और आरक्षण नीति के लाभों, शिक्षा, रोजगार और आदि के कारण दलित समाज से भी निकल कर आए हैं और पढ़े लिखे लोगों ने अपने एक विशिष्ट पहचान बना ली है। इनमें ही पढ़े लिखे लोगों ने अपनी विशिष्ट पहचान बना ली है और इनमें नौकरशाह, वकील, राजनेता, राज्यपाल, विधायक, मंत्री पद या अन्य पदों पर आसीन व्यक्ति भी शामिल हैं। अन्य पिछड़ी जातियों में ओबीसीज में हम देखें तो एक अगड़े वर्ग का उदय हो चुका है। विख्यात राजनीतिक समाजशास्त्री धीरूभाई सेठ के अनुसार इन लोगों का वर्णन अभी न तो जाति की शब्दावली में किया जा सकता है और न ही शुद्ध वर्ग की शब्दावली में किया जा सकता है। ये जरूर है विद्यार्थियों की पिछले कुछ वर्षों में इस एक श्रेणी की महत्ता काफी कुछ स्पष्ट हो गई है और इसे हम नया मध्यम वर्ग भी कह सकते हैं। ये नया मध्यम वर्ग विभिन्न जातियों के लिए खुला हुआ है। आधुनिक शिक्षा, गैर पारंपरिक व्यवसाय, ऊंची आमदनी, राजसत्ता से लैस होकर कोई भी जाति या उसका सदस्य इसमें प्रवेश प्राप्त कर सकता है। आजादी के बाद वाणिज्य, उद्योगों और उपभोक्ता सेवाओं में विस्तार के कारण जिस मध्यम वर्ग का उदय हुआ है उस पर सवर्णों यानी ऊंची जातियों को दबदबा था, परंतु इसे नए मध्यम वर्ग पर दलितों और पिछड़ी जातियों की भी पकड़ देखने को मिलती है। पुराने मध्यम वर्ग में लगभग सभी लोग ऊंची जातियों के होते थे। आज का जो मध्यम वर्ग है उसमें सवर्ण भी और निचली जातियों की भी एक बड़ी जमात जो है शामिल हो चुकी है। सीमांत स्त्री पुरुषों का एक बड़ा समूह, हमने ऊपर इन वर्गों का वर्णन किया है। अब हम उन बड़े समूहों का चित्रण प्रस्तुत करते हैं जिसमें सीमांत स्त्री पुरुषों के नाम जाने जा सकते हैं। इसमें सीमांत इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अत्यावश्यक वस्तुओं, खाना, कपड़ा, घरेलू चीजों की कीमतों में थोड़ी सी भी वृद्धि होती है तो वे उसे न तो खरीदने के लिए विवश हो पाते हैं और सीमांत आय वाला व्यक्ति करीब करीब भुखमरी की स्थिति में रहता है। और भारत में 26% से भी ज्यादा लोग जो है गरीबी की रेखा से नीचे जीवन बिता रहे हैं और भारत की अधिकांश आबादी को वर्ग की शब्दावली में अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता, वह तो भीड़ का मात्र एक अंश ही रह गया है। राजनीतिक सत्ता में किसी की कितनी भागीदारी है? भारत में वर्गों और जनसमूहों की अपनी अलग अलग दुनिया है जिसे दौलत के सृजन में कामगारों और गरीब लोगों का बड़ा योगदान रहा है। उसमें उनकी हिस्सेदारी नाम मात्र की है। उच्च और मध्यम वर्ग के लोग गुलछर्रे उड़ा रहे हैं और वे पश्चिमी सभ्यता के रंग में रंगे हुए हैं और आराम और विलासिता की भी सभी वस्तुएं उन्हें उपलब्ध हैं, जबकि गरीबों की एक बड़ी जनसंख्या असंगठित कामगारों की श्रेणी में शामिल हो जाने के लिए विवश है। इनमें दैनिक मजदूरी पाने वाले जो कामगार हैं, घरेलू नौकर चाकर भी शामिल हैं। रजनी कोठारी ने कहा कि अब ये बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है, जिन लोगों ने सरकार से बड़ी बड़ी आशाएं लगा रखी हैं वे एकदम निराश हैं। जनतंत्र वास्तव जनता का शासन नहीं रहा है। इसे राज्य का देश की जनता के साथ विश्वासघात माना जाएगा। राज्य की ओर से सभी सुविधाएं केवल प्रभावी वर्गों और देश के बाहर के अनेक आकाओं को उपलब्ध है। राज्य केवल इन्हीं वर्गों के हितों की पूर्ति का साधन बनकर रह गया है। राजनीतिक दृष्टि से गरीबी के कुप्रभावों की चर्चा इस प्रकार की जा सकती है। विद्यार्थियों, शासन जनता का शासन नहीं रहा गया है। लोकतंत्र को जनता का शासन कहा जाता है और लोकतंत्र में शासन की शक्ति किसी वर्ग विशेष के हाथ में न होकर समूह जनता के हाथों में होती है, परंतु व्यवहार में गरीब को न न्याय मिलता है और न ही वह राजनीतिक स्वतंत्रता का उपयोग करता है। धन्ना सेठ आम लोगों की भूख का अनुचित लाभ उठा सकते हैं और
उठाते भी हैं और उन्हें भांति-भांति के प्रलोभन देकर उनके वोट खरीद लिए जाते हैं। और इससे हमारा यह मतलब नहीं कि करोड़पति और धन्ना-सेठ चुनाव हारते ही नहीं है, फिर भी इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता विद्यार्थियों कि पैसे की शक्ति ने चुनाव में भ्रष्टाचार को जन्म दिया है। अशांति और अराजकता, आर्थिक असंतोष में वर्ग संघर्ष बढ़ता गया और फलस्वरूप उग्र प्रदर्शन और तोड़फोड़ का सिलसिला शुरू हो गया। देश के विभिन्न भागों में वेतन वृद्धि, रोजगार की मांग को लेकर बड़े-बड़े प्रदर्शन भी हुए, मोर्चे लगे, धरने दिए गए, यहाँ तक कि सार्वजनिक संपत्ति को भी हानि पहुंचाएगी। मंडल आयोग और पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण के खिलाफ जो आंदोलन और आत्मदाह की घटनाएं हुई, उनसे सारे देशवासी विचलित थे। लेकिन जो युवा आरक्षण की परिधि से बाहर है, वे आक्रोशित और हताश तो होंगे ही। उनका ये गुस्सा उस बेरोजगारी को अभिव्यक्त करता है विद्यार्थियों जिसका कि वे शिकार हैं। उनका भविष्य अंधकार में है और वे बड़े गुस्से से अपने चारों ओर फैले हुए भ्रष्टाचार और प्रशासन की लापरवाही को देख रहे हैं। तीसरी बात इसके अंतर्गत आती है संघर्ष और तनाव के कारण प्रशासन के समक्ष कठिनाइयां। कानून और व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन का दायित्व है, पर एक लोक कल्याणकारी राज्य भी प्रशासन की और भी बहुत सी जिम्मेदारियां हैं। प्रशासन की सारी शक्ति यदि भूमिहीन, भूस्वामी और मजदूर और मालिक के बीच टकरावों से निपटने से में ही लग जाए तो कल्याणकारी और विकासात्मक कार्यों की उपेक्षा हो जाएगी। और भारत के कई हिस्सों में यह स्थिति पैदा हो चुकी है और सर्वसाधारण जनता और पुलिस के बीच टकराव एक आम बात बन चुकी है। भ्रष्टाचार में वृद्धि, विद्यार्थियों देश में भ्रष्टाचार की वृद्धि हुई और चारों ओर आपाधापी मची हुई है और संपन्न वर्ग, राजनेता तथा सरकारी कर्मचारी ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं भोगना चाहते हैं और जिन लोगों के पास कुछ है ही नहीं, वे तो भ्रष्टाचार क्या और भी कई भीषण अपराधों की ओर कदम उठा अपने बढ़ा सकते हैं। तो विद्यार्थियों इस प्रकार से भारतीय समाज में, सामाजिक ढांचे में इस इतने प्रकार के वर्गों की संरचना जो है वह फैल चुकी है। वर्ग जो है जिसके अंतर्गत उद्योगपति, पूंजीपति वर्ग जो है श्रमिक और मजदूर वर्ग का हमेशा शोषण करता आता रहा है। लोक कल्याण के राज्य का तेजी से क्षरण, एक लोक कल्याण के राज्य की प्रमुख चुनौती यह है कि वे जनता की समृद्धि और कल्याण की ओर ध्यान दे, सभी के लिए रोजगार की व्यवस्था करे, अन्यथा बीमारी, बेकारी, बुढ़ापे की स्थिति में सरकार नागरिकों को आर्थिक सहायता दे। भारत भी एक लोक कल्याण के राज्य बन जाने का दावा करता है, किंतु 1991 में आर्थिक सुधारों को अपनाने के बाद से सरकार ने बहुत से क्षेत्र निजी उद्योगपतियों के लिए खोल दिए हैं और कल्याणकारी सेवाओं में कटौती की है। विश्व व्यापार संगठन की नीतियों का अनुसरण करते हुए सरकार को कई तरह के अनुदान, सब्सिडीज समाप्त या कम से कम कर देने पड़े हैं, जिससे किसानों को दी जाने वाली रियायतें भी शामिल हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर होने वाला खर्च भी कम करना पड़ा है, हालांकि यह गरीबों को लाभ पहुंचाने के हमारे कार्यक्रमों का एक आवश्यक अंग था। इसलिए कहा जा सकता है विद्यार्थियों की लोक कल्याण के राज्य का तेजी से क्षरण होता है, मतलब लोक कल्याण के राज्य का जो भूमिका है धीरे धीरे घटती जा रही है। विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार 2009 इसमें ये चेतावनी दी गई थी कि 2015 में भारत की 1/4 आबादी चरम निर्धनता की शिकार हो जाएगी। इस रिपोर्ट के अनुसार 1990 में 90 से 2005 के बीच भारत में घोर गरीबी के शिकार लोगों में लगभग 2 करोड़ की वृद्धि हुई है और गरीबों को बाजार की शक्तियों के हवाले नहीं किया जाना चाहिए। हमारा संविधान काम के अधिकार, राइट टू वर्क की गारंटी नहीं देता, परंतु राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 इस संबंध में काफी अच्छी शुरुआत है। प्रारंभ में इस कार्यक्रम का उद्देश्य 200 जिलों में प्रत्येक ग्रामीण परिवार को एक वर्ष में 100 दिन का रोजगार प्रदान करना था, पर अब वह भारत के सभी 600 जिलों में भी लागू कर दिया गया है। ग्रामीणों को रोजगार का प्रशिक्षण और सहायता देकर हम गरीबी और भुखमरी मिटा सकते हैं। हुनर सिखाकर और आवश्यक मदद देकर जब किसी व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाया जाता है तो उसमें अलग किस्म का आत्मविश्वास पैदा होता है और वह देश के लिए बोझ नहीं बल्कि उत्पादन में भागीदार बन जाता है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों भारतीय समाज में वर्गीय संरचना का भी एक महत्वपूर्ण स्थान है। अगर वर्गीय संरचना भारतीय समाज से खत्म नहीं होगी तो इस प्रकार का भेदभाव जो है निरंतर बना रहेगा और हमारा जो समाज का ढांचा है वो शक्तिहीन ही होता चला जाएगा और राज्य की कल्याणकारी जो धारणा है वो भी खत्म होती चली जाएगी। इसलिए हर समय हमें यह संभव प्रयास करना चाहिए कि वर्गीय चरित्र को हमें दूर रखते हुए सभी को समान रूप से महत्व प्रदान करते हुए हमें समाज को एक शक्ति संपन्न समाज बनाना चाहिए।
अब विद्यार्थियों, इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम समाज का पितृसत्तात्मक ढांचा लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।